हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। तो कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 7। हमने 2 सेक्शंस देख लिए थे सर्च के रिगार्डिंग। अभी हम स्टार्ट करेंगे सर्च वारंट के साथ। तो हमारे पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सर्च की 2 तरह की प्रोविजंस हैं, एक विद वारंट और एक विदाउट वारंट। तो अभी हम जो देखेंगे वो है विद वारंट, और आगे जाकर जब हम इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डील करेंगे विद द प्रोविजंस ऑफ सर्च विदाउट वारंट। तो सर्च विद वारंट हमारे पास प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 96 to 101 ऑफ BNSS, एंड हमारे पास सर्च विदाउट वारंट्स है अंडर सेक्शन 185 एंड 186। तो 185 186 हम तभी करेंगे जब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी हम कर रहे हैं सर्च विद वारंट्स सेक्शन 96 के साथ स्टार्ट। तो सेक्शन 96 सेज व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। तो सर्च वारंट्स कब इशू हो सकते हैं। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सर्च वारंट्स हमेशा कोर्ट के थ्रू ही ऑर्डर होंगे। ओके, जैसे हमने देखा था कि जो हम पहले समन्स भेज रहे थे सेक्शन 94 में, तब कोर्ट समन भेज सकती थी और जो पुलिस ऑफिसर थे वो रिटर्न ऑर्डर भेज सकते थे। बट अगर हमें सर्च वारंट्स भेजने हैं तो वो ऑलवेज थ्रू कोर्ट होंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 3 केसेस हैं। तो वेयर सब क्लॉज 1, एनी कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट अ पर्सन टू whom a summons order under section 94 or a requisition under subsection 1 of section 95 has been or might be addressed will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition। तो जब किसी कोर्ट को लग रहा है कि जिस पर्सन को सम्मन्स भेजे गए थे अंडर सेक्शन 94 या जिसको रिक्विजिशन करी गई थी अंडर सेक्शन 95, और वो पर्सन उस सम्मन्स और रिक्विजिशन के साथ कंप्लाई विद नहीं करेगा, तो कोर्ट क्या है, सर्च वारंट्स इशू कर सकती है। दूसरा सर्कमस्टांस क्या है, सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज़ नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। अब कोर्ट को पता ही नहीं है कि किस पर्सन के पावर या पोजेशन में कोई डॉक्यूमेंट और अदर थिंग है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, सर्च वारंट इशू कर देगी कि वहाँ से ढूंढ कर लाओ। हमें नहीं पता कि किसकी पावर में या किसके पोजेशन में है, तो कोर्ट डिफरेंट जगहें जो हैं उनके सर्च वारंट्स इशू कर सकती है। उसके बाद सी क्लॉज, द कोर्ट कंसिडर्स दैट द पर्पसेस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता विल बी सर्व्ड बाय अ जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। ओके, या फिर कोर्ट को लग रहा है कि इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग्स के लिए एक जनरल सर्च या इंस्पेक्शन जो है वो हमारा जो पर्पस है उसको सॉल्व कर देगी। यहाँ पर ये जो इंस्पेक्शन है ये होगी ऑफ अ प्लेस एंड नॉट ऑफ अ थिंग और डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो हमारे पास 96 के सब क्लॉज ए एंड 96 के सब क्लॉज बी में है ये है स्पेसिफिक सर्च। हमें पता है कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट और कौन सी थिंग को सर्च करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो सब क्लॉज सी है इट डील्स विद जनरल सर्च। हमें नहीं पता कि डॉक्यूमेंट और थिंग क्या है, हम सिर्फ जनरल सर्च कर रहे हैं कि ताकि हमें कुछ एविडेंस मिल जाए। तो जो हमारा 96 के सब क्लॉज ए एंड बी है ये दोनों अक्यूज्ड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम जो सर्च कर रहे हैं वो हमारी स्पेसिफिक सर्च है। तो इन केसेस में हम अक्यूज्ड के ऊपर ये सर्च वारंट्स इशू नहीं कर सकते, बट जो जनरल सर्च है हम ये कर सकते हैं अक्यूज्ड के केस में। ओके, और तो हमारा यही हो गया। तो इसको पढ़ भी लेते हैं कि इट में इशू अ सर्च वारंट। इन तीनों केसेस में जो कोर्ट है वो सर्च वारंट इशू कर सकती है। एंड द पर्सन टू होम सर्च वारंट इज डायरेक्टेड मे सर्च और इंस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस देयरविद एंड द प्रोविजंस हियरइन आफ्टर कंटेंट। और जिस पर्सन को सर्च वारंट इशू करे गए हैं वो पर्सन सर्च करेगा और इंस्पेक्ट करेगा जैसे कि आगे प्रोविजंस हमें प्रोवाइडेड करी हुई हैं। तो सब सेक्शन 2 देख लेते हैं। द कोर्ट में if it think fit specify in the warrant the particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend। तो कोर्ट चाहे तो कोर्ट लिख सकती है कि जो सर्च वारंट है वो कौन से प्लेस की होगी और उस प्लेस के कौन से स्पेसिफिक पार्ट की होगी। कि अगर मान लीजिए किसी घर के सर्च वारंट इशू करे हैं तो कोर्ट लिख सकती है कि अब पूरे घर में आप सर्च कर सकते हो, या किसी घर के फॉर एग्जांपल सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर आपको सर्च करनी है या एक स्पेसिफिक रूम किचन में ही सर्च करनी है,
तो वो कोर्ट ऐसे स्पेसिफाई कर सकती है। एंड द पर्सन चार्ज्ड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट शैल देन सर्च और इंस्पेक्ट ओनली द प्लेस और पार्ट देयरऑफ। और जो पर्सन सर्च करने गया है वो सिर्फ उतना ही पार्ट सर्च करेगा जितना कि समन्स में ऑथोराइज करा गया है। सबसेक्शन 3, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल ऑथोराइज एनी मैजिस्ट्रेट अदर देन डीएम और सीजीएम टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल अथॉरिटीज़। तो हमने कल देखा था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट या थिंग पोस्टल अथॉरिटीज़ के पोजेशन में है तो उसकी जो उनको समन्स भेजने की जो पावर है, उसको सर्च करने की जो पावर है, वो सिर्फ डीएम और सीजीएम के पास है। तो इन्होंने बोला है कि अगर किसी और पर्सन ने, किसी और मैजिस्ट्रेट ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है, उन्होंने सर्च वारंट इशू कर दी हैं पोस्टल अथॉरिटी के, तो जो उनके वारंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसे मैजिस्ट्रेट हैं जिनको कि एम्पावर्ड नहीं करा गया और वो सर्च वारंट इशू कर देते हैं, तो जो वो सर्च प्रोसीडिंग्स अगर उन पर कुछ कर ली जाएँ तो वो वॉइड हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी सर्च वगैरह होगी हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज दैट इज़ वॉइड। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 97, सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टॉलन प्रॉपर्टी, फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पर भी हमारे पास सर्च की प्रोविज़न है। तो इफ़ अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास upon information and after such inquiry as it think fit has reason to believe that any place is used for the deposit or sale of stolen property or for the deposit, sale or production of any objectionable article to which this section applies, or that any such objectionable article is deposited in any place, he may by warrant authorize any police officer above the rank of a constable। तो इसमें जो सर्च वारंट है वो इशू करे जाएंगे। कौन इशू करेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो अभी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम जो चैप्टर 7 में सभी सेक्शंस डील कर रहे हैं उसमें जो समन्स या सर्च वारंट्स को इशू करने की पावर है वो डिफरेंट है। तो किस पर्सन के पास वो पावर है वो आपको याद रखना है। तो इस सेक्शन में जो सर्च वारंट इशू करने की पावर है दैट इज़ विद द डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी। तो अब हम जो इस सेक्शन में समन्स इशू कर रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं कि इनके पास, इन तीनों में से इन किसी के भी पास रीज़न टू बिलीव है कि जो प्लेस है उसको यूज़ किया जा रहा है फॉर द डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी, कि जो चोरी की हुई सामान है उसको वहाँ पर रखा जा रहा है, या जो स्टॉलन प्रॉपर्टी है, चोरी किया हुआ सामान है, तो उसकी सेल कर रहे हैं, या उसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, ठीक है, तो उनके केस में सर्च वारंट्स इशू कर सकते हैं। किसको करेंगे? यहाँ पर ये बताया गया है टू अ पुलिस ऑफिसर, बट उस पुलिस ऑफिसर का जो रैंक है दैट शुड बी अबव द रैंक ऑफ अ कांस्टेबल। तो हम कांस्टेबल को इशू नहीं करेंगे, कांस्टेबल से ऊपर के जो पुलिस ऑफिसर है उनको ये वाले सर्च वारंट इशू होंगे। अब इन सर्च वारंट में जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या कुछ कर सकता है, तो वो पावर्स यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहली पावर, टू एंटर विद असिस्टेंस एज में बी रिक्वायर्ड सच प्लेस, तो वो उस प्लेस में एंटर कर सकते हैं जिस प्लेस के सर्च वारंट है। बी प्रोविजन, टू सर्च द सेम इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, तो उसको सर्च करेंगे किस तरह से, किस मैनर में, जो कि उन जो सर्च वारंट्स है उनमें बताया गया है। थर्ड, टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और आर्टिकल देयर इन फाउंड विच ही मे रीजनेबली सस्पेक्ट टू बी स्टॉलन प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज। और अगर वो पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है वहाँ पर जो कि स्टॉलन प्रॉपर्टी हो सकती है या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, तो फिर वो उसको अपनी पोजेशन में ले लेंगे। डी, टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट के सामने उस प्रॉपर्टी या आर्टिकल को लेके आ सकते हैं। और टू गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट until the offender is taken before a magistrate or otherwise to dispose of it in some place of safety, तो उस चीज़ जो कि ऑफेंडर है जब तक उसको मैजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस नहीं किया जाता तो उस प्रॉपर्टी को वो गार्ड भी कर सकते हैं, उसको देख रेख कर सकते हैं। या थर्ड चीज़ क्या है, और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ इट इन सम प्लेस ऑफ सेफ्टी, उसको किसी प्लेस ऑफ सेफ्टी में रख सकते हैं उतनी देर के लिए। नेक्स्ट, ई, टू टेक इन टू कस्टडी एंड कैरी बिफोर अ मैजिस्ट्रेट एवरी पर्सन found in such place who appears to have been privy to the deposit, sale, production, having reason to believe to suspected to stolen property or as the case may be objectionable article to which this section apply। तो कोई भी पर्सन जो कि उनको वहाँ उस प्लेस पर पाया जा रहा है, जो कि उनको लग रहा है कि वो सेल, परचेज
रिगार्डिंग दिस स्टॉलन प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स कंसर्न्ड है, तो वो उस पर्सन को कस्टडी में ले सकते हैं और उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 देखते हैं कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल जो इस सेक्शन में लिखा गया है उसका क्या मतलब होगा। तो इन्होंने बोला द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर, तो काउंटरफीट कॉइन्स हैं जो, वो भी काउंटरफीट कॉइन्स क्या है कि जो हमारे ओरिजिनल कॉइन्स होते हैं, जिसको हाँ जो हमारी करेंसी है, तो अगर उनको कॉपी करने की कोशिश की जाए कि बिल्कुल डिट्टो सेम हमने उनको बनाया है, तो उनको बोलते हैं काउंटरफीट करना। बी, पीसीज ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कॉइनेज एक्ट, तो कॉइनेज एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन में अगर आप किसी भी पीस ऑफ मेटल को बनाते हो तो वो, और ब्रॉड इन इंडिया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इशूड अंडर सेक्शन 11 ऑफ कस्टम एक्ट, तो सेक्शन 11 ऑफ कस्टम एक्ट की अंदर जो एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, अगर आप उसकी वायोलेशन में कोई मेटल इंडिया में लेके आते हो तो वो भी जो प्रोडक्ट होगा उसको ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल कहेंगे। थर्ड, काउंटरफीट करेंसी नोट्स, काउंटरफीट स्टैम्प्स, ये भी ऑब्जेक्शनेबल होंगे। फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी, वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स होंगे। फॉल्स सील्स, ये भी। ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 294 ऑफ BNS, इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल्स मेंशन्ड इन A to F, तो A से F में लेकर ये जो हमारे काउंटरफीट कॉइन है, सील है, स्टैम्प है, नोट्स हैं, इनको बनाने के लिए भी अगर कोई मटेरियल यूज़ किया गया है या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है तो वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में आ जाएगा। मतलब क्या कि जो मशीन्स वगैरह होती हैं तो उनको सीज़ करने की पावर भी क्या है, इससे आ जाती है हमारे पास। तो पुलिस ऑफिसर जो सर्च करने जाएगा वो इनकी पोजेशन ले सकता है, अपनी कस्टडी में ले लेगा फिर वो इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स को भी, अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन A to F। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट पावर, सेक्शन 98, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर सेम। तो अभी तक हम जो पावर पढ़ रहे थे दैट वाज द पावर ऑफ द कोर्ट, बट सेक्शन 98 की हम जो पावर देख रहे हैं दैट इज़ विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है। तो वेयर एनी न्यूज़पेपर और बुक और एनी डॉक्यूमेंट वेयर एवर प्रिंटेड appears to the state government to contain any matter the publication of which is punishable under section 152, 196, 197, 294, 295 or 299 of BNS, the state government may by notification stating the grounds of its opinion declare every copy of the issue of the newspaper containing such matter and every copy of such book or other document to be forfeited to the government। तो अगर किसी न्यूज़पेपर में, किसी बुक में या किसी डॉक्यूमेंट में ऐसा मटेरियल प्रिंट करा गया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि उसमें ऐसा मटेरियल है जो कि वायोलेटिव है ऑफ सेक्शन 152, 196, 197, 294, 295, 299 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने ओपिनियन के ग्राउंड्स लिखकर कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वायोलेटिव है, तो उस न्यूज़पेपर की जितनी भी कॉपीज़ हैं उन सभी कॉपीज़ को और अदर डॉक्यूमेंट्स को जो गवर्नमेंट है वो फॉरफिट कर सकती है, जब्त कर सकती है। एंड देयरअपॉन उसको फॉरफिट करने के बाद क्या करेगी, सभी कॉपीज़ को अपने पास रख लेगी, फॉरफिट कर लेगी। कॉल एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज द सेम वेयर एवर फाउंड इन इंडिया, और पुलिस ऑफिसर्स को कह सकती है कि आपको इसकी कॉपी पूरे इंडिया में कहीं भी मिल जाए तो उसको सीज कर लीजिए। एंड any magistrate may by warrant authorize any police officer not below the rank of sub inspector to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue or any book or other document may be or may be reasonably suspected to be। और अगर मजिस्ट्रेट्स को ये लग रहा है कि किसी प्लेस में उस न्यूज़पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट की कोई कॉपी है, उनको सस्पिशन है इस चीज़ की, तो एनी मैजिस्ट्रेट, कोई भी मैजिस्ट्रेट हो सकता है, तो वो क्या है, पुलिस ऑफिसर्स को वारंट इशू करके दे देगा टू सर्च एंड सीज दैट डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर और बुक। अब किस पुलिस ऑफिसर को देगा, तो एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ऑब्सीन मटेरियल्स हैं या ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स हैं जो कि ये जो 6 सेक्शंस इन्होंने बता दिए भारतीय न्याय संहिता के, उनके वायोलेशन में है, तो वो जो भी न्यूज़पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट होगा तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको फॉरफिट कर सकती है खुद पे
और कोई जो मैजिस्ट्रेट है वो भी पूरे इंडिया में वारंट्स इशू कर सकते हैं। डायरेक्टिंग अ पुलिस ऑफिसर कि अगर हमें लग रहा है कि इस जगह पर भी ये कॉपी हो सकती है तो वहाँ पर जाके आप सर्च करें और फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सीज कर लें। फिर इन सबसेक्शन 2, इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 99, तो इस सेक्शन में एंड इससे अगले सेक्शन में न्यूज़पेपर एंड बुक का वो ही मतलब होगा जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट में प्रोवाइडेड है। डॉक्यूमेंट का मतलब होगा डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स, तो डॉक्यूमेंट का पहली बात मतलब नहीं, इन्होंने उसमें इंक्लूड करने की चीज़ें बताई हैं। तो उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, पेंटिंग्स हो जाएंगी, ड्राइंग हो जाएंगी, फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो कि हमें चीज़ें दिख सकती हैं। सबसेक्शन 3, no order passed or action taken under this section shall be called in question in any court otherwise than in accordance with the provisions of section 99। तो इस सेक्शन में हमने जो भी चीज़ें करी हैं, हमने फॉरफिट कर ली, सीज कर ली, तो उनको किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 99। तो सेक्शन 99 में आपके पास चैलेंज करने की पावर है, बट उसके अलावा आप कोर्ट में जा नहीं सकते हो इस सेक्शन में हमने जो भी कुछ किया है उसके अगेंस्ट। तो सेक्शन 99 देख लेते हैं। एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। तो any person having any interest in any newspaper, book or other document in respect of which a declaration of forfeiture has been made under section 98 may within 2 months from the date of publication in the official gazette of such declaration apply to the high court to set aside such declaration on the ground that the issue of newspaper, book, other document in respect of declaration was made did not contain any such matter। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन को कोई इंटरेस्ट है उस न्यूज़पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट में जिसके रिगार्डिंग कि हमने सेक्शन 98 में फॉरफीचर की डिक्लेरेशन इशू करी है इन ऑफिशियल गैजेट, तो वो पर्सन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन 2 मंथ्स के अंदर अंदर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और हाई कोर्ट से उनसे क्या है अप्लाई कर सकता है टू दी हाई कोर्ट कि ये जो डिक्लेरेशन करी है उसके न्यूज़पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग उसको कैंसिल करा जाए। ठीक है, सेट असाइड करा जाए या कैंसिल करा जाए। और किस ग्राउंड पे करेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऐसा कुछ भी मटेरियल कंटेंट नहीं था जो कि सेक्शन 98 सबसेक्शन 1 में लिखा गया है। मतलब कि जो हमारे 6 सेक्शंस हैं BNS के, तो वो उनको वायोलेट नहीं कर रहा था। बट इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो कि ये एप्लीकेशन किसको जाएगी, हाई कोर्ट को। दूसरा कब जाएगी, तो विद इन 2 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन। सबसेक्शन 2 देखते हैं अब कि एवरी सच एप्लीकेशन शेल वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ 3 और मोर जजेस बी हर्ड एंड डिटर्मिन्ड बाय अ स्पेशल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट कंपोज्ड ऑफ 3 जजेस and where the high court consists of less than 3 the judges, such special bench shall be comprised of all the judges of that high court। तो सीधी सी बात है, इन्होंने कॉरम बता दिया कि अगर किसी हाई कोर्ट में मोर देन 3 जजेस हैं तो उसमें जो ये एप्लीकेशन है उसको हाई कोर्ट के 3 जजेस सुनेंगे। बट अगर किसी हाई कोर्ट में 3 जजेस नहीं हैं टोटल, तो उनके जितने भी जजेस हैं टोटल, तो चाहे उस हाई कोर्ट में 1 जज है या 1 से ज़्यादा 2 जजेस हैं, तो फिर जितने भी टोटल जजेस हैं उस हाई कोर्ट के, तो वो सब उसको सुनेंगे। तो ऐसा होता नहीं है, यूजुअली हमारे पास मोर देन 2 जजेस होते हैं, तो मोर देन 3 जजेस होते हैं, तो इसलिए फिर इस एप्लीकेशन को जो बेंच है वो 3 जज बेंच सुनता है। फिर आगे सबसेक्शन 3, ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर, any copy of such newspaper may be given in evidence in aid of the proof of the nature or tendency of the word, signs, visible representation contained in such newspaper in respect of which a declaration of forfeiture was made। Just a minute। तो जब हियरिंग होगी इस एप्लीकेशन की हाई कोर्ट में, तो जो डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर और बुक हमने फॉरफिट करी थी, तो उसकी कोई एक कॉपी हम एविडेंस में प्रूफ कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि उसमें कौन से वर्ड, साइंस और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसे हैं जो कि वायोलेटिव हैं ऑफ सेक्शन 98 सबसेक्शन 1। अब हम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे तभी हाई कोर्ट को पता चलेगा ना कि किस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपने फॉरफीचर करा था और क्या जो आपने डिक्लेरेशन करी है वो सही है या नहीं है। तो इसलिए हम एक कॉपी को प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट के सामने। Subsection 4, the High Court shall, if it is not satisfied that the issue of newspaper, book, document in respect of which application has been made contained any such matter as is referred to in 98(1), set aside the declaration of forfeiture। तो अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि जिस डॉक्यूमेंट, बुक और अदर
बुक के रिगार्डिंग हमने डिक्लेरेशन करी थी, वो डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे कि दैट बुक न्यूज़पेपर डॉक्यूमेंट वाज नॉट वायोलेटिव ऑफ सेक्शन 98 सब सेक्शन 1, तो फिर वो जो डिक्लेरेशन करी थी स्टेट गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट उसको सेटिसाइड कर सकती है। Subsection 5, where there is difference of opinion among the judges forming the special bench, the decision shall be in accordance with the opinion of the majority of those judges. तो जब जो हमारा स्पेशल बेंच ऑफ जजेस था उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो फिर जो डिसीजन होगा वो बाय मेजॉरिटी होगा। फिर आ गया सेक्शन 100, सर्च फॉर पर्सन्स अनलॉफुली कन्फाइंड। तो इफ़ एनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो किन के पास पावर्स हैं, डीएम, एसडीएम, जेएमआईसी, हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज़ कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसिस दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस, कि किसी पर्सन को कन्फाइन करा गया है, जेल में रखा गया है या अदरवाइज कन्फाइन करके रखा गया, बंद करके रखा गया है, ऐसे सर्कमस्टांसिस में कि उसको कन्फाइन करके रखना एक ऑफेंस है, तो डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी क्या कर सकते हैं, ही में इशू अ सर्च वारंट, वो सर्च वारंट इशू कर सकते हैं, एंड द पर्सन टू होम सर्च वारंट इज़ डायरेक्टेड, जिस पर्सन को सर्च वारंट डायरेक्ट करे गए हैं, दिए गए हैं, वो क्या करेगा, ही में सर्च फॉर द पर्सन सो कन्फाइंड, तो जिस पर्सन के बारे में कहा गया है कि इसको कन्फाइन करके रखा गया है उसको सर्च करेंगे, एंड सच सर्च शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस देयरविद, and the person if found shall be immediately taken before a magistrate who shall make such order as in the circumstances of the case deemed fit। तो जिस पर्सन को वो सर्च वारंट इशू करे गए थे वो पर्सन जाएगा, सर्च करेगा, और अगर उसको वहाँ पर वो पर्सन मिल जाता है जिसको कहा गया था कि इसको कन्फाइन करके रखा हुआ है, तो उसको इमीडिएटली फिर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, और फिर मैजिस्ट्रेट उसके रिगार्डिंग जैसे उसको सही लगेगा वो ऑर्डर्स पास करेगा, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली, ये इसको हम बोलते हैं कि जैसे हम हाई कोर्ट में रिट लगाते हैं हैबियस कॉर्पस, कि अगर किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया गया है तो उसको फ्री किया जाए, तो वो हाई कोर्ट के पास लगती है, एक्सपेंसिव है ना, तो ये है, इसको हम बोलते हैं हैबियस कॉर्पस का सब्सटीट्यूट, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस अगर आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते तो आप लोकल लेवल पर अगर कोई पर्सन कन्फाइन करके रखा गया है तो उसको फ्री करवा सकते हो बाय द इशुएंस ऑफ दिस सर्च वारंट्स, ठीक है। बट ये पावर किसके पास है, डीएम, एसडीएम एंड जेएमएफसी के पास। तो नेक्स्ट सेक्शन 101, पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल्स, ठीक है। तो फीमेल्स यहाँ पर फीमेल कैन बी ऑफ एनी एज, अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ ऑफ द एबडक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ विमेन और अ फीमेल चाइल्ड फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस। अब कंप्लेंट आई है ऑन ओथ कि किसी फीमेल को एबडक्ट करके रखा गया है इन अनलॉफुल डिटेंशन, या फिर फीमेल चाइल्ड को किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए एबडक्ट किया गया है, माने किडनैप, है ना। तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे, एसडीएम होंगे और जेएमएफसी होंगे, वो ऑर्डर कर सकते हैं उनकी इमीडिएट रिस्टोरेशन के लिए कि उनको फ्री कर दिया जाए, और सच फीमेल चाइल्ड टू हर पेरेंट, गार्डियन और अदर पर्सन, या फिर अगर फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, बिलो 18 है, तो फिर उसको उसके पेरेंट, गार्डियन और अदर पर्सन जिसके पास कि उसका लॉफुल चार्ज है उनको दे दिया जाए, एंड मे कंपेल कंप्लायंस विद सच ऑर्डर यूजिंग सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी, और इस ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए जितनी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो उतनी फोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेक्शन का पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो हमारे पास ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग अदर प्रोविजंस भी हैं भारतीय न्याय संहिता में, बट अगर हमें नॉलेज मिल गई है तो हम इस ऑफेंस को फर्दर कमिट क्यों होने दें, है ना। तो इसलिए हम कोई भी पर्सन जो है वो ऑन ओथ कंप्लेंट कर सकता है कि किसी भी फीमेल को एबडक्ट कर लिया है या उसको अनलॉफुल डिटेंशन में रखा गया है, या किसी फीमेल चाइल्ड को रखा गया है, किस पर्पज़ के लिए, अनलॉफुल पर्पजेज़ के लिए। अब अनलॉफुल पर्पजेज़ किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो ये जो कंप्लेंट है ये डलेगी सीजीएम अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के पास, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास और जुडिशल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास, ठीक है। तो आज हमारा इतना हो गया, कल हम करेंगे सी पार्ट, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।